सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में आपसी सहयोग के सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर। भारत फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय डायलॉग की करेंगी सह अध्यक्षता। उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी करेंगी बातचीत। जम्मू से श्री अमरनाथ की यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक प्रबंध। अमेरिका और ईरान की कतर में वार्ता जारी। ट्रंप ने किया प्रगति का दावा। कहा, सही दिशा में चल रही है ईरान के परमाणु कार्यक्रम समाप्त करने की प्रक्रिया। और हैरी केन के दम पर इंग्लैंड की फीफा विश्व कप में शानदार वापसी। कांगो को 2-1 से शिकस्त देकर अंतिम 16 में बनाई जगह। वहीं अंतिम पलों में हुए गोल से बेल्जियम ने सेनेगल को दी मात। चलिए इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। और आज की सबसे बड़ी खबर है जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा। आज वो पहली बार भारत की यात्रा पर आ रही हैं। ये यात्रा 3 दिनों की है। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ पारंपरिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इससे पहले कल शाम नई दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री ताकाइची का स्वागत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा भारत और जापान के बीच विशेष कार्यनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र है, जिसे भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के रूप से जाना जाता है। और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, एंड आई कोट, प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची, भारत में आपका स्वागत है। भारत की आपकी पहली यात्रा का हम दिल से स्वागत करते हैं। जापान भारत की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में विचारों के आदान प्रदान को लेकर मैं उत्सुक हूं। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र और उससे बाहर शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देने के लिए सहयोग जारी रखेंगे, अनकोट। उधर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर फ्रांस पहुंच चुकी हैं। पेरिस पहुंचने पर फ्रांस में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री एक्सेन प्रोविंस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष रोलैंड लेस्क्योर के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद यानी EFT की सह अध्यक्षता करेंगी। इसके साथ ही वो प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और निवेशकों के साथ मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्री यूरोप के प्रमुख वार्षिक आर्थिक मंच ले रेंक्रोते इकोनॉमिक्स दी आइनेक्स एंड प्रोविंस में हिस्सा लेंगी और नए मध्यम वर्ग के विकास को कैसे बढ़ावा दें, इस विषय पर आयोजित पैनल चर्चा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा वो कैडराचे में अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर यानी ITER परियोजना का दौरा भी करेंगी, जो परमाणु संलयन ऊर्जा पर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सहयोगों में से एक है। साथ ही वित्त मंत्री फ्रांस के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नवाचार केंद्र कैंपस साइबर भी जाएंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन वित्त मंत्री फ्रांस में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ भी वार्ता करेंगे।
श्री अयोध्या धाम के राम मंदिर दान प्रकरण की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के अनुसार कई आरोपियों के पास से बड़ी रकम और कीमती सामान बरामद हुआ है। जांच में सामने आया कि अलग अलग आरोपियों के घरों और उनके ठिकानों से नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण मिले। अब तक की जानकारी के अनुसार लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपये बरामद हुए। अनुकल्प के पास से 16,82,046 रुपये मिले, जबकि अविनाश शुक्ला से 20,39,220 रुपये के साथ साथ 1,121 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपये बरामद किए गए हैं। वहीं रमाशंकर मिश्रा से 7,32,170 रुपये मिले। और बात रमाशंकर यादव और टिल्लू की करें तो उसके ठिकाने से 1 लाख रुपये बरामद हुए। इसके अलावा जांच में करीब 11 ग्राम सोना, लगभग 375 ग्राम चांदी भी मिली है। अधिकारियों के घरों से निवेश से जुड़े दस्तावेज और महंगे आभूषण भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं ये धन और संपत्ति आखिर कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। और इस पूरे मामले में एसआईटी के जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, समय सीमा भी बढ़ा दी गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान अब भी जारी है और अब यह निर्वाचन आयोग की चौखट पर पहुंच गया है। पार्टी के बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात कर चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। बागी गुट का कहना है कि उससे पहले ही सभी प्रस्ताव और कानूनी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को सौंप दिए हैं और अब आयोग के समक्ष अपनी दलीलें रखेगा। 22 जून को बागी गुट ने 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति और 10 सदस्यीय उप समिति का भी गठन किया था। नई कार्य समिति में वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ममता बनर्जी को इस पद से हटा दिया गया। इसके बाद पार्टी में विवाद और तेज हो गया है। बागी गुट का दावा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों में से 60 विधायक उनके साथ हैं, जबकि 20 विधायक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल गुट के साथ हैं। बाकी गुट का तर्क है कि निर्वाचन चिन्ह, जो कि आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत आवश्यक समर्थन और मतों के आधार पर चुनाव चिन्ह पर उसका दावा अधिक मजबूत है। अब इस पूरे विवाद पर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और निर्णय पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों को अमल में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के खाते में पहली किश्त की राशि हस्तांतरित कर इससे प्रधानमंत्री की गारंटी का हिस्सा बताया। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता के साथ पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से शुभेंदु सरकार लगातार तेजी के साथ काम कर रही है और अपने चुनावी वायदों को पूरा कर रही है। सरकार गठन के महज 1.5 महीने के भीतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 1,09,52,378 महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपए भेजकर प्रधानमंत्री की गारंटी को साकार कर दिया है। इस कड़ी में नेताजी इंडोर स्टेडियम में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना से करीब 12,000 महिलाओं की मौजूदगी में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। भारतीय छाड़ा अन्य केउ पेते पारे ना, कोनो अभारतीय पेते पारे ना। आमरा এই ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছি যারা বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে এসেছেন, সিএএ তে আবেদন করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে আমরা যতক্ষণ না সিএএ নিষ্পত্তি হচ্ছে তাদের এই সামাজিক ভাতা চালু থাকবে, আটকানো হবে না। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि लक्ष्मीर भंडार के लगभग
2 करोड़ लाभार्थियों में से 27 लाख ऐसे थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे। इसके अलावा मृत व्यक्तियों के नाम पर भी भुगतान हुआ। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम 3 अलग अलग जिलों की मतदाता सूची में था और उसे तीनों जगह से योजना का लाभ मिला। दावा है कि लक्ष्मी भंडार के 2 करोड़ लाभार्थियों में 10 लाख पुरुष भी शामिल थे। इसी वजह से आवेदनों का सत्यापन जरूरी था। हम लोग जल्दबाजी में भाजपा पार्टी कुछ नहीं करते हैं। आज हम लोग देखें कि जो हमारे नागरिक ही नहीं है देश का, आप उसको पैसा दिए तो इसलिए उसका नाम हम लोग काट दिए। हम देखें कि कोई इनकम टैक्स देते हैं तो उसको क्यों देंगे हम? आपका सरकार है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होगा। इसके तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तर्ज पर अन्नपूर्णा योजना में भी जांच के बाद यदि किसी लाभार्थी के नाम पर किसी को आपत्ति हो तो शिकायत दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए अन्नपूर्णा योजना के पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। वहीं अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी महिलाओं में खुशी का माहौल है। ये हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है जो हमारी महिलाओं को 3000 रुपया योगदान कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, तरक्की के लिए और कुछ भी आत्मनिर्भर हो सके। मुख्यमंत्री जो है हमारे माननीय शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बहुत सारा चीजें क्लियर कर दिया। उन लोगों को मिलेगा, किन लोगों को बात दिया जाएगा। या वो ये भी बोले हैं कि यदि कोई बात चला जाए तो वो एक पोर्टल खोल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ये मतलब एक बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से इस बार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से शुभेंदु अधिकारी सरकार एक्शन मोड में है और एक के बाद एक जनहित के फैसलों के जरिए ये साबित कर रही है कि डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक वर्मा और उच्चतर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की है और पश्चिम बंगाल में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में जल्दी ही केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान जिस नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया जा सका था, अब उसे जल्दी ही लागू किया जाएगा। हम जल्द ही समग्र शिक्षा की फंडिंग बढ़ाना, पीएम श्री की स्कूल को जो बंगाल की हक है, जो हम देना चाहते थे, पिछले सरकार ले नहीं रहा था, उसको जल्दी पहुंचाना। पीएम पोषण की अव्यवस्था बंगाल में जुड़ी हुई थी, पीएम पोषण की फिनेंशियल लिंकेज को फिर प्रतिष्ठा करना, एडल्ट एजुकेशन में उल्लास स्कीम को फिर लागू करना, इनोवेशन को प्रायोरिटी देना। हायर एजुकेशन में पीएम उषा की विंडो बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद बंगाल को कैसे मदद किया जा सकता है, ये सारे विषय पे रास्ता ढूंढना। बंगाल की सरकार खूब शीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करेगा, ये उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। ये नीति 31 मार्च 2030 तक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, टैक्स में छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार जैसे कई प्रावधान के साथ लागू की गई है। क्या है नई नीति की खासियत, आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि नई नीति के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों के लिए अधिक किफायती बनाया जाएगा। इसके तहत खरीद पर सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के साथ चार्जिंग नेटवर्क का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। नई ईवी नीति के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रावधान किए हैं। ये नीति 1 जुलाई 2026 से लागू और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। अगले 4 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपए तक, तिपहिया वाहन पर 50,000 रुपए तक और N1 श्रेणी के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा।
नई नीति में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत पुराने दोपहिया वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रुपए, तिपहिया वाहन पर 25,000 रुपए और 4 पहिया वाहन पर 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं N1 श्रेणी के ट्रक को स्क्रैप कराने पर 50,000 रुपए और ग्रामीण सेवा वाहन पर 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। सरकार का कहना है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से दी जाएगी। ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं। नई ईवी नीति के तहत सरकार के चरणबद्ध तरीके से कुछ श्रेणियों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण का रोड मैप भी तय किया गया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो और छोटे कमर्शियल वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने के लिए राजधानी में 30 से 32,000 सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा। हालांकि इस नीति के तहत हाइब्रिड वाहनों को किसी भी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले को फिलहाल खूब सराहना मिल रही है। सरकार की अगली कोशिश नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की है। नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रावधान किए हैं। सब्सिडी, टैक्स में छूट और चरणबद्ध रोड मैप के जरिए दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने की कोशिश की गई है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, DD न्यूज़, दिल्ली। और इस पूरी ईवी नीति का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो ग्रैप 1, 2, 3, 4 के नियम हैं वो स्वतः ही लागू माने जाएंगे और इसका एक बहुत व्यापक असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। इस पर हमारी निगाह रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए DD न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना कर दिया है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना किया गया। 57 दिनों की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से होने जा रही है। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से ही यात्रा की अनुमति दी गई है। धार रोड और मुगल रोड जैसे अन्य वैकल्पिक मार्गों से यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भगवती नगर यात्री निवास से प्रस्थान करने वाले इस पहले जत्थे में शामिल तीर्थयात्रियों में उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने यात्रा की सफलता और बाबा अमरनाथ के दर्शन की कामना की। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं, जिनमें स्वास्थ्य की जांच, पंजीकरण और परिवहन की व्यवस्था शामिल है। मौसम विभाग की निगरानी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी 24 घंटे मुस्तैद रखी जाएंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के प्रथम दल को रवाना करने से पहले पूजा अर्चना भी की। उपराज्यपाल ने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक आस्था का एक कालातीत प्रतीक है। यह देश के सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है और आयोजन की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा पर 8.25% ब्याज दर की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना 1952 के अंतर्गत इस दर को मंजूरी दी गई। संगठन ने क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अनुमोदित ब्याज राशि को सदस्यों के ईपीएफ खातों में जमा कर दें। पाकिस्तान के फारुखाबाद में 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को तोड़े जाने की खबर पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय और सिखों के एक पवित्र धार्मिक स्थल पर लक्षित हमला करार दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने अपनी कड़ी नाराजगी जताते हुए 3 मांग रखी है। पहली मांग है कि पाकिस्तान सरकार इस मामले की तत्काल जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दूसरी मांग है कि गुरुद्वारे के जो हिस्से ध्वस्त किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द बहाल और पुनर्निर्मित किया जाए। और तीसरी मांग है कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों को पूरा करे और वहां बढ़ते धार्मिक असहिष्णुता के माहौल पर पूरी तरह से लगाम लगाए। अमेरिका ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ अमेरिकी टीम ने 2002 के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। मेजबान अमेरिका ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहले हाफ में फ्लोरिन बालोगुन ने गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। हालांकि दूसरे हाफ में बालोगुन को तारिक मोहरेमोविच पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण टकराव के कारण रेड कार्ड दिखा दिया गया, जिससे अमेरिका को शेष 26 मिनट केवल 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद अमेरिकी टीम ने शानदार संयम दिखाया और बोस्निया को वापसी का मौका नहीं दिया। मैच के अंतिम पलों में मलिक टिलमैन ने बेहतरीन कर्लिंग फ्री किक के जरिए गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। अब अंतिम 16 में उनका सामना बेल्जियम के साथ होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने हार के मुहाने से शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम क्षणों में 2 महत्वपूर्ण गोल दागकर अपनी टीम को विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हारों में से एक होने से बचा लिया। मैच की शुरुआत इंग्लैंड के लिए बहुत ही निराशाजनक रही। डीआर कांगो ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली जब ब्रायन सिपेंगा ने शानदार गोल कर अपनी टीम को आगे कर दिया। इसके बाद डीआर कांगो ने गोलकीपर लियोनेल पासी के कई शानदार बचाव किए, जिससे इंग्लैंड के खिलाड़ी निराश दिखाई दिए। समय तेजी से समाप्त हो रहा था और इंग्लैंड विश्व कप से बाहर होने के कगार पर था। तभी 75वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने एंथनी गार्डन के सटीक क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। 86वें मिनट में हैरी केन ने एक और गोल करके टीम को रोमांचक जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना अब सह मेजबान मैक्सिको के साथ मैक्सिको सिटी में होगा। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने भी शानदार वापसी करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल के खिलाफ 2 गोल से पिछड़ने के 3-2 की रोमांचक जीत हासिल की। मैच में सेनेगल ने बेहतरीन शुरुआत की और हबीब डियारा और इस्माइल सार के गोलों की बदौलत 2-0 की मजबूत बढ़त बनाई। मैच के अधिकांश समय बेल्जियम मुकाबले की वापसी से प्रयास ही करती नजर आई। रोमेलू लुकाकू ने 86वें मिनट में थॉमस म्यूनियर के क्रॉस पर गोल कर टीम को उम्मीद की नई किरण दे दी। उसके तुरंत बाद लिएंड्रो ट्रासार्ड के क्रॉस पर कप्तान यूरी टेलेमंस ने शानदार हेडर लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंच गया। मैच के 125वें मिनट में वीडियो असिस्टेंट रेफरी की लंबी समीक्षा के बाद बेल्जियम को पेनाल्टी मिली। टेलेमंस ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पेनल्टी को गोल में तब्दील करके बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिला दी। इस जीत के साथ बेल्जियम ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बेनतीजा रहा है। बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो पाई और अंततः मैच को रद्द करना पड़ा। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए थे। भारत की पारी जब खत्म होने वाली थी तभी बारिश शुरू हो गई, लेकिन इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले बारिश तेज होगी, जिससे मैच को दोबारा शुरू नहीं किया जा सका। मैच का नतीजा नहीं निकल पाया। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फिलहाल समाचारों में सिर्फ इतना ही। आगे है नया सवेरा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।